कक्षा 11 विषय इतिहास का जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें हमने अगले वीडियो में मेसोपोटामिया के जो शहर थे वहाँ उत्खनन कार्य किस प्रकार से पहले होता था और उसमें क्या परिवर्तन आए इसको लेकर हमने एक छोटे से कस्बे का उत्खनन पढ़ा और उससे किस तरह पुरातत्वविदों को जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और आज हम मेसोपोटामिया के लोगों के लिए शहरों का क्या महत्व था, वो शहरी जीवन को क्यों पसंद करते थे, उन्हें शहरों पर क्यों अधिक गर्व था, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मेसोपोटामिया से ही शहरी जीवन की जो है शुरुआत हुई, इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों के लिए शहरी जीवन, शहर नगर जो थे वो अधिक महत्व रखते थे। मेसोपोटामिया के निवासी शहरी जीवन को बहुत महत्व देते थे। युद्धों में शहर नष्ट हो जाने के बाद भी काव्यों के माध्यम से उन्हें याद रखा जाता था। यानी मेसोपोटामिया के लोगों के लिए शहरों का कितना महत्व था कि अगर युद्ध में अगर कोई शहर नष्ट भी हो जाता तो उसका काव्य ग्रंथों में जो वर्णन होता था उसके माध्यम से उस शहर को, उस नगर को जो है याद रखा जाता था। मेसोपोटामिया की शहर जहां विभिन्न धर्मों है संप्रदाय के लोग साथ साथ रहते थे। सभी को शहरी जीवन पर गर्व था। मेसोपोटामिया के निवासी शहरों पर गर्व करते थे। इसकी एक कहानी ग्लिकनिस महाकाव्य में मिलती है। यानी ग्लिकनिस महाकाव्य ना वो हमें ये उदाहरण बताएगा कि किस तरह सब लोगों के जीवन में शहरों का महत्व था, किस तरह वहाँ के शासक थे वो भी शहरी जीवन को महत्वपूर्ण मानते थे। महाकाव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था।
12 पट्टिकाएं कह दो या 12 खंड कह दो, जो वर्ष के 12 महीनों की प्रकार थे। तो इस प्रकार ये महाकाव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। और इस महाकाव्य में उरुक का जो प्रसिद्ध शासक था गिलेक्विस, उसके जीवन की घटनाओं से संबंधित ये महाकाव्य था। और अन्य भी इसमें बहुत सारा उस समय के मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का इसमें वर्णन हमें मिलता है। उरुक मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध नगर था। उरुक नगर 2900 ईसा पूर्व में उसकी आबादी 80,000 के लगभग थी। उस समय का सबसे बड़ा शहर था। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया का एक छोटा सा कस्बा था ना, जिसके बारे में पहले अभी अगली वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की। तो उसकी आबादी तो 10,000 से भी कम थी और इसकी आबादी जो थी लगभग 80,000 से अधिक में ही थी। तो इस प्रकार उरुक एक प्रसिद्ध नगर था और उसी उरुक प्रसिद्ध नगर का ही ये गिलेक्विस जो था एक प्रसिद्ध शासक था। तो इस प्रकार अब हम गिलेक्विस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उरुक नगर का प्रसिद्ध शासक गिलेक्विस था, जो एक महान शासक भी था। उसने एन मेकर के बाद उरुक की शासन सत्ता को संभाला। एक मिनट। कुछ समय बाद, ठीक है ना, बाद तो इस प्रकार वो एन मेकर, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, उरुक का एक प्रसिद्ध शासक था और उसने ही अपने उरुक नगर में एक मंदिर निर्माण के लिए बहुत सारी कीमती धातु और लाजवंत नाम का एक कीमती पत्थर और अन्य धातु रत्न लाने के लिए जो है अपने शासन के अधिकारियों को जो है सुदूर देशों में भेजा था। तो ये आपको ध्यान में। तो उसी एन मेकर के बाद जो है उरुक का ये प्रसिद्ध शासक बना गिलेक्विस, जिसने एन मेकर के पास सत्ता संभाली और सत्ता संभालते ही इसने शासक बनते ही अपने आसपास के क्षेत्रों को अधीन कर लिया और अपना साम्राज्य विस्तारित किया।
लेकिन अचानक तभी एक दिन एक घटना घटित हो जाती है कि उसका एक वीर मित्र रहता है, वो अचानक ही मर जाता है। इससे जो गिलेक्मिक्स होता है वो बहुत ही अधिक दुखी हो जाता है और वो उसका मानना था कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे मर सकता है, इसलिए वो अमर तत्व की खोज करने के लिए निकल पड़ता है। उसका मानना था कि कोई व्यक्ति अमर कैसे हो सकता है, इसकी मैं खोज करूंगा, इसलिए वो उसी समय अपना शासन कार्य छोड़ के और निकल जाता है। वो सागरों और महासागरों को पार करता है और विश्व के अनेक देशों का भ्रमण करता है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। वो जिस खोज के लिए निकलता है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती है और फिर एक दिन वो वापस लौटकर अपने उरुक नगर में आ जाता है। जब वो उरुक नगर में लौट कर आता है तब वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए क्या करता है कि अपने नगर का भ्रमण करता है। उरुक नगर में घूमने के लिए निकलता है, तब वो देखता है कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ एक ईंटों की जो है दीवार बनाई जा रही है। उस मतलब किसी भी भवन निर्माण की या जो नींव रखी जा रही है, ईंटों की एक दीवार चुनी जा रही है। उसको देखकर उसकी वो बहुत ही भाव विभोर हो उठता है। उसे ये सोचने लगता है कि मैं ऐसे अब नहीं कहूंगा कि मेरा अंत निश्चित है। उसे पता है कि सब व्यक्तियों का अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र जो है वो इस नगर का आनंद लेंगे। तो इस प्रकार इस जो गिलेक्मिक्स महाकाव्य है उसका अंत भी इसी घटना के साथ हो जाता है। मतलब उसका लेखन कार्य पूरा हो जाता है कि इस महाकाव्य की इस कहानी से हमें पता चलता है कि किस तरह लोगों के जीवन में और शासकों के जीवन में उनके शहरों का महत्व था। तो वो गिलेक्मिक्स को भी बहुत सारे सागर महासागर पार किए, बहुत सारे देशों का भ्रमण किया, लेकिन उसे सांत्वना कहाँ मिली, वापस आकर शांति कहाँ मिली, अपने ही नगर में जिसे उसकी प्रजा ने बनाया था। तो इस प्रकार शहरों का मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन में कितना महत्व था ये इस महाकाव्य से हमें पता चलता है। इसके बाद मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन थी। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की विश्व को एक महत्वपूर्ण देन थी, उसी के बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया की विश्व को देन। मेसोपोटामिया को पूरे विश्व में जो एक महत्वपूर्ण देन है वो है गणित और ज्योतिष और खगोल के क्षेत्र में। तो सबसे पहले गणित के क्षेत्र में जो मेसोपोटामिया था तो ईसा पूर्व में कुछ पट्टिकाएं मिली है जिसमें गुणा भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, तथा चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां उसमें बनी हुई मिली है। यानी 1800 ईसा पूर्व में जो मेसोपोटामिया में जो लेखन पट्टिकाएं मिली है उन लेखन पट्टिकाओं में गुणा भाग, वर्गमूल, घनमूल, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित जो है सारणियां बनी हुई मिली है। और इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के लोग मेसोपोटामिया के निवासी जोड़ बाकी गुणा भाग,
वर्गमूल घनमूल का ज्ञान रखते थे। तो ये तो गणित में योगदान हो गया, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, घनमूल, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब की जो है जानकारी मेसोपोटामिया के निवासियों को थी। अब है ज्योतिष और खगोल के क्षेत्र में उनका योगदान। ज्योतिष और खगोल विद्या में मेसोपोटामिया के लोग ज्योतिष और खगोल विद्या का जो है ज्ञान रखते थे। चंद्रमा की गति के आधार पर, चंद्रमा की जो गति है उसके आधार पर उन्होंने एक कैलेंडर का निर्माण किया और उन्होंने एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 सप्ताह, एक वर्ष में 12 महीने और एक महीने में 4 सप्ताह तथा एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, 60 इस प्रकार एक घंटे में 60 मिनट का विभाजन किया। यानी उन्होंने चंद्रमा की गति के आधार पर एक कैलेंडर बनाया और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं और इसके अलावा एक दिन 24 घंटे का होता है और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस तरह का समय विभाजन उन्होंने किया और इसी समय विभाजन को किसने अपनाया? विभाजन को सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने रोम व मुस्लिम देशों ने इसे अपनाया। मध्य युग, मुस्लिम देशों ने इसे अपनाया, मध्य युग तक यूरोप ने भी इस समय विभाजन को अपना लिया। और इसके अलावा सूर्य और जो चंद्र ग्रहण होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तो वर्ष, मास और जो दिन के अनुसार उनके घटित होने का भी वो हिसाब रखते थे। और इसके अलावा जो रात में आकाश में तारा और जो तारे और तारोमंडलों की जो स्थिति होती थी उनका भी वो हिसाब रखते थे, उन पर भी वो नजर रखते थे। और इसके अलावा मेसोपोटामिया की एक और महत्वपूर्ण विश्व को देन है, वो है उसकी लेखन कला। और अगर वो लेखन कला ही नहीं होती तो शायद बाकी सभी उपलब्धियां नहीं के बराबर थी, वो अन्य उपलब्धियां होती नहीं। तो लेखन कला भी मेसोपोटामिया की एक विश्व को महत्वपूर्ण देन है। तो तीसरी देन है मेसोपोटामिया की लेखन कला
और इसके अलावा शिक्षा के प्रमुख केंद्र विद्यालय जो थे वो। अब जैसे कि मेसोपोटामिया के जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे विद्यालय, वहाँ छात्रों को शिक्षा दी जाती थी और साथ में उन्हें जो प्राचीन पट्टिकाएं मिली है उन पट्टिकाओं की नकल भी उन्हें वहाँ करवाई जाती थी, ताकि प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत है वो सुरक्षित रह सके। और इसके साथ साथ कुछ छात्र ऐसे भी तैयार किए जाते थे, जैसे प्रशासनिक हिसाब किताब रखने वाले छात्रों को लेखाकार बनाया जाता था, लेकिन कुछ को लेखाकार न बनाकर उन्हें एक ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति बनाया जाता था ताकि वो अपने पूर्वजों की उपलब्धियों को सुरक्षित रख सके। तो ये भी विश्व को एक मेसोपोटामिया की देन है कि उन्होंने अपने प्राचीन अतीत को किस प्रकार सुरक्षित रखा। तो इसी के संदर्भ में आगे वाले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राचीन अतीत को सुरक्षित रखने में एक पुस्तकालय जो मेसोपोटामिया में बना हुआ वो किस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।